दोस्तों ये है नालंदा यूनिवर्सिटी कि जिसको भारत के इतिहास की तो अभी तक की सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी के तौर पर देखा जाता है, मगर वर्ल्ड वाइज भी इसकी गिनती इतिहास में लंबे वक्त तक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी के तौर पर होती रही थी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसको इतिहास में दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी के तौर पर देखा जाता है कि जिसमें रिहाइश का इंतज़ाम होता था। मतलब पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल वैसे ही हॉस्टल में रहा करते थे कि जैसे आज के मॉडर्न दौर में रहते हैं। और तो और शायद ये दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी कि जिसमें आज से 1300 से 1400 साल पहले भी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था कि जो आज के दौर में होता है। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन पाने के लिए किस लेवल का कंपटीशन था। कंपटीशन होता भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर तो 2000 के करीब टीचर्स और 1000 के करीब स्टूडेंट्स रहा करते थे। उनका ताल्लुक सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि मौजूदा दौर के चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, टर्की, मिडिल ईस्ट के बाकी दूसरे देश और इसके अलावा न जाने दुनिया के किस किस इलाके से हुआ करता था। ये सारे ही लोग अपना वतन, अपना घर बार, अपने इलाके छोड़कर इंडिया के मौजूदा दौर के बिहार के इलाके में इस नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर इसलिए रहा करते थे कि शायद इनको पता था कि दुनिया में दूसरी जगह इस तरह की एजुकेशन मिल ही नहीं सकती है। दुनिया के इतिहास में पाए जाने वाले बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक या दूसरे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने न सिर्फ यहाँ पर तालीम हासिल की बल्कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक टीचर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियाँ दी थी। मगर दोस्तों सैकड़ों साल तक कायम रहने के बाद और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने के बाद अचानक से एक दिन ऐसा आया कि जब इस यूनिवर्सिटी की किस्मत पूरी तरीके से बदल गई। यह यूनिवर्सिटी पल भर में हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। यूनिवर्सिटी को तो तबाह और बर्बाद किया ही गया। साथ ही साथ इसमें मौजूद जो स्टूडेंट वगैरह रहे होंगे या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह सबको ही कत्ल कर दिया गया। बाद में पूरी ही यूनिवर्सिटी को आग के हवाले भी कर दिया गया, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी कि जिसको नॉलेज का खजाना माना जाता था, वहाँ पर मौजूद जो किताबें थी वो पूरी तरीके से राख में बदल गईं। ये जलने वाली किताबें भी सैकड़ों या फिर हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि 90 लाख के करीब बताई जाती हैं। इसीलिए फिर यह भी दावा किया जाता है कि सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी के जलने की वजह से इंडिया और इसके आसपास का इलाका कुछ साल या कुछ दशक नहीं बल्कि कई 100 साल के लिए पीछे हो गया। मगर अब सवाल ये है कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हुआ क्या था? आखिर इतनी एडवांस यूनिवर्सिटी को किसने तबाह किया था? क्यों तबाह किया था और कैसे तबाह किया था? क्या नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही से जुड़ी हुई सच्चाई उतनी ही सीधी सादी है कि जितनी हमको दिखाने की कोशिश की जाती है, या फिर मामला कुछ और ही है? तो चलिए इतिहास के पन्नों में डूबकर इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब भी नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन के बारे में बात होती है तो हम लोगों को आमतौर पर यही बता दिया जाता है कि एक बख्तियार खिलजी नाम का इन्वेडर आया और उसने एकदम से इस यूनिवर्सिटी पर अटैक किया और पल भर के अंदर इसको तबाह और बर्बाद कर दिया और आग के हवाले कर दिया। मगर दोस्तों अगर इन हमलों की गहराई में न जाते हुए सिर्फ मोटे मोटे तौर पर भी बात करें तो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कई बार अटैक हुए थे और ये अटैक इसीलिए हुआ करते थे क्योंकि यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही नहीं थी बल्कि यहाँ पर देश दुनिया के लोग आकर रहा करते थे। अब क्योंकि पहले के दौर में इन्वेडर्स के किसी भी इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के लिए या उस पर अटैक करने के लिए जो बड़े बड़े मकसद हुआ करते थे, उसमें से एक मकसद ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत और रिसोर्सेज को हासिल करना होता था। अब क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तो उस दौर में इस पूरे इलाके का सेंटर मानी जाती थी और इसीलिए इन लोगों के भी टारगेट पर हमेशा रहा करती थी। इस यूनिवर्सिटी पर पहला अटैक हुआ था 455 ईस्वी से लेकर 470 ईस्वी के बीच में,
जो दरअसल सेंट्रल एशिया में मौजूद हंस एम्पायर के द्वारा किया गया था। यह अटैक काफ़ी खतरनाक था, मगर उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी सरवाइव करने में कामयाब रही थी। दूसरा अटैक 7वीं ईस्वी के करीब में बताया जाता है, जो दरअसल बंगाल के ही एक राजा ने किया था। इस अटैक ने भी इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जबकि आखिरी और फाइनल अटैक बताया जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में हुआ था, कि जो दरअसल बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी दोबारा खड़ी ही ना हो सकी और फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारी इस दुनिया से ख़त्म हो गई। बख्तियार खिलजी की, जो उस दौर में पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गौरी का ही एक कमांडर हुआ करता था और इस पूरे इलाके में कैंपेन चलाया करता था। उसने इस यूनिवर्सिटी को क्यों तबाह और बर्बाद किया, इसके पीछे भी एक बड़ी ही अजीब व गरीब कहानी सुनाई जाती है। कहानी के मुताबिक एक बार बख्तियार खिलजी काफ़ी बीमार हो गया था और बहुत सारे अलग अलग हकीमों से इलाज करवाने के बावजूद भी वो सेहतयाब ना हो सका। फिर उसको किसी ने मशवरा दिया कि तुमको सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी के एक सबसे बड़े गुरु हैं, वही ठीक कर सकते हैं। कहानी में आगे बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी, जो एक मुस्लिम कमांडर था, वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि वो एक गैर मुस्लिम और हिंदुस्तान के लोकल किसी भी गुरु यानी हकीम से इलाज करवाए। उसको तो यकीन भी नहीं था कि जिस चीज़ का इलाज उसके हकीम नहीं कर पाए, उसका इलाज यहाँ पर कोई एक लोकल गुरु भी कर सकता है। बड़ी मुश्किलों के बाद बख्तियार खिलजी इलाज करवाने के लिए तैयार हो गया, मगर जब वो गुरु से मिला तो उसने ये शर्त रखी कि तुम मुझे ठीक करो, मगर बिना दवा के, यानी तुम्हारी दी हुई कोई भी दवा मैं नहीं खाऊंगा। गुरु ने समझाने की कोशिश की। जब बख्तियार खिलजी नहीं माना तो गुरु भी राजी हो गए और कुछ वक्त के बाद ही उन्होंने बख्तियार खिलजी को एक कुरान शरीफ दी। कुरान की कॉपी देते हुए कहा कि हर दिन इसको पढ़ो, कुछ दिन के बाद ही तुम ठीक हो जाओगे। बख्तियार खिलजी ने उसको पढ़ना शुरू किया और हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों के बाद ही बख्तियार खिलजी पूरी तरीके से ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी को काफ़ी हैरानगी हुई। फिर जब उसने इस बात की जांच पड़ताल की तो पता चला कि उस गुरु ने कुरान के पेजों में दवा का पेस्ट लगा दिया था, जिसकी वजह से अब बख्तियार खिलजी ने जैसे जैसे पेज पलट पलट कर कुरान पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे ही वो दवा का असर उसके अंदर जाता रहा और कुछ वक्त के बाद ही वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। मगर जैसे ही बख्तियार खिलजी को इस चीज़ की खबर मिली, वो पूरी तरीके से गुस्से से लाल हो गया और उसने फिर पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी पर ही अटैक करने का फैसला किया। और फिर वही हुआ जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। वैसे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर इतिहासकार इस बात को लेकर डिवाइड हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया किसने था, क्योंकि कुछ डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ बख्तियार खिलजी को ही कसूरवार मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि बहुत सारे इन्वेडर्स का इसमें रोल था, जिसमें बख्तियार खिलजी भी शामिल था। तो कुछ कहते हैं कि बाकी इन्वेडर्स ने ही इसको तबाह किया और बर्बाद किया, लेकिन बख्तियार खिलजी का इसमें कोई रोल नहीं था। बल्कि बख्तियार खिलजी तो कभी नालंदा के एरिया में गया भी नहीं था। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी उस बड़ी खतरनाक और लंबी चलने वाली जंग का शिकार बनी थी, जो उस दौर में ब्राह्मण और बुद्धिस्ट लोगों के बीच में चल रही थी। मगर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये भी है कि बख्तियार खिलजी की ये जो बीमार होने वाली कहानी है, इसका जिक्र तो किसी भी इतिहास की किताब में कहीं पर भी दिखाई ही नहीं देता है। इवन वो कुछ लोग भी जिन्होंने अपनी किताबों में डायरेक्ट बख्तियार खिलजी को ही इसके डिस्ट्रक्शन का कसूरवार ठहराया है, उन्होंने भी इस कहानी का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है। बल्कि वो तो सिर्फ इतना मानते हैं कि बख्तियार खिलजी दूसरे इन्वेडर्स की तरह था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को कांकर करना चाहता था या फिर ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत हासिल करना चाहता था। और क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से उसको तो खुद पता भी नहीं होगा कि जिस वक्त वो इस पर हमला कर रहा था, इसको तबाह और बर्बाद कर रहा था, उस वक्त वो इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती कर रहा था। तो इसीलिए शायद
अब हम ये कह सकते हैं कि बाकी चीज़ों का तो पता नहीं, लेकिन ये जो कहानी है ये कहानी बाकी बहुत सारे मिथ्स की तरह ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड से हम तक पहुंच गई है और तमाम लोगों में मशहूर हो गई है। लेकिन दोस्तों, अगर एक बार को ये बात मान भी ली जाए कि शायद बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह और बर्बाद ना किया हो, तो आखिर इस यूनिवर्सिटी को तबाह किया किसने था? क्योंकि ये तो क्लियर है कि यूनिवर्सिटी तबाह हुई थी। तो इसका जवाब हमको तिब्बत के एक मशहूर बुद्धिस्ट स्कॉलर और हिस्टोरियन के द्वारा मिलता है, जिनको तारानाथ या फिर तारानाथ के नाम से जाना जाता है, और जो 16वीं सदी के आखिर में और 17वीं सदी के शुरू में हुआ करते थे। ये अपनी किताब में बताते हैं कि काकोड सिद्धा ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया और फिर इसके सेलिब्रेशन में एक बड़े भोज का भी इंतज़ाम किया। उनके इस ग्रैंड भोज में यानी बड़ी दावत में 2 तीर्थका भी आए। यहाँ पर तीर्थ का वर्ड 2 ब्राह्मण के लिए यूज़ करते हैं। उनके मुताबिक ये जो 2 ब्राह्मण भिक्षा मांगने आए थे, इनके ऊपर कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क ने पानी फेंक दिया था। मौके पर तो वो दोनों चले गए, मगर उनमें से एक ब्राह्मण ने यह ठान ली कि वो सिद्धि प्राप्त करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। फिर इन लोगों ने 12 साल की समाधि ली और सिद्धि प्राप्त की। सूर्य से फिर इन दोनों ने एक यज्ञ किया और उसकी जो एसेंस थी उसको नालंदा के अंदर फेंक दिया, जिससे वहाँ पर आग लग गई, जो धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर देखते ही देखते इस आग ने 84 यानी कि 84 के करीब बुद्धिस्ट के बड़े सेंटर्स को जलाकर राख कर दिया कि जो नालंदा के अंदर मौजूद हुआ करते थे। बहुत सारी किताबें भी जली, खास तौर से वो की जो बड़े सेंटर के अंदर रखी हुई थी। बड़े सेंटर्स जैसे कि रतनपोदी या फिर रतन सागर वगैरह। इसके बाद तारानाथ कहते हैं कि ये सब देखने के बाद वो दोनों ब्राह्मण वहाँ से भाग गए हसामा यानी कि आज के दौर के आसाम की तरफ। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने से जुड़ी हुई ये कहानी सिर्फ एक ही किताब में होती तो शायद चल जाता, मगर बिल्कुल यही कहानी एक और बुद्धिस्ट इतिहासकार की जो तिब्बत के ही हुआ करते थे और जिनको सोपा खनपो के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपनी किताब में यही स्टोरी लिखी है। उन्होंने भी यही बताया है कि एक बड़े भोज में जब 2 ब्राह्मण आए तो उनके ऊपर किस तरह से पानी फेंक दिया गया और फिर वो गुस्से में चले गए और उन्होंने बदला लेने की ठानी और बदले के लिए ही उन्होंने नालंदा के 3 बड़े सेंटर्स में आग लगा दी, जिसमें रतनपोदी भी शामिल था, जहां पर बहुत सारी सीक्रेट किताबों की एक बड़ी लाइब्रेरी थी। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेज़ों के इंडिया में आने से पहले बख्तियार खिलजी वगैरह से जुड़ी हुई कहानी शायद इंडिया के अंदर पाई ही नहीं जाती थी, मगर इससे उलट वो कहानी जो अभी मैंने आपको सुनाई वो 16वीं और 17वीं सदी की ऐतिहासिक किताबों में ज़रूर लिखी जा चुकी थी। बल्कि ये कहानी तो वो बुद्धिस्ट स्कॉलर लिख रहे थे कि जो इस यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं और जिनका ही इस यूनिवर्सिटी के ख़त्म होने से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब जहाँ तक मामला बख्तियार खिलजी का है, तो इस पूरे केस में बख्तियार खिलजी का जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नाम लिया जाता है वो दरअसल एक ऐसी किताब की वजह से लिया जाता है कि जो बख्तियार खिलजी के दौर के आसपास ही लिखी गई थी, जिस किताब का नाम है तबकाते नासरी और जो मिनहाज सिराज के द्वारा लिखी गई थी। ये जो मिनहाज थे ये दरअसल उस दौर में सुल्तान अल्तुतमिश के यहाँ पर काजी मतलब जज हुआ करते थे और इन्होंने उस दौर में बहुत सारे अलग अलग बादशाहों, कमांडर्स और जनरल वगैरह के बारे में लिखकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोगों की तरह इन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र बख्तियार खिलजी का भी किया है कि जो एक कमांडर हुआ करता था, और बताया है कि ये कौन था, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और किस तरह से इसने बहुत सारा माल और दौलत हासिल करने के लिए बिहार के किले पर हमला किया था। याद रहे दोस्तों कि फ़ारसी ज़बान में लिखी गई इस किताब ने किले बिहार यानी कि बिहार के किले का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि
यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया और जैसा कि बख्तियार खिलजी ने उम्मीद की थी कि उसको बहुत सारे यहाँ पर घोड़े और धन दौलत भी मिला और साथ ही यहाँ पर उसको बहुत सारी किताबें भी मिली, जिसकी वजह से बाद में जब पूछा गया तो पता लगा कि ये एक मदरसा यानी कि इस्लामिक स्कूल है। अब यहाँ पर जो इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं कि इस पूरे मामले में बख्तियार खिलजी का हाथ था, तो वो ये दलील देते हैं कि मिन्हाज ने भी तबकात नासरी में कहीं पर भी नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया ही नहीं है, ना ही आग जलने का जिक्र किया है, बल्कि यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी यानी जिस मदरसे का जिक्र किया गया था वो तत्पुरी यूनिवर्सिटी है कि जो नालंदा से कुछ दूरी पर मौजूद है। तबकात नासरी को लेकर ये जो आर्गूमेंट है ये दरअसल डॉक्टर D.N. जाका है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बिहार की गवर्नमेंट ने 1951 में पटना में एक AP जायसवाल इंस्टीट्यूट बनाया था। इस इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च वर्क है जिसका नाम है द एंटीक्वेरियन रिमेन्स इन बिहार बॉय। डॉक्टर पाटिल इसमें यह बताया गया है कि मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स बिहार शरीफ में पाए गए हैं, जो नालंदा से लगभग 6-7 मील की दूरी पर है। तो मतलब उस दौर में नालंदा का यह इलाका गैर मशहूर था और बिल्कुल उजड़ा हुआ था। अगर थोड़ा बहुत भी मशहूर होता, कुछ खास होता, तो मुस्लिम हुक्मरानों के बनवाए हुए मॉन्यूमेंट्स यहाँ भी पाए जाते। बल्कि इसमें तो यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जब 12वीं सदी के आखिर में बख्तियार खिलजी की इस इलाके में एंट्री हुई थी तो ऑलरेडी यह इलाका पूरी तरीके से उजड़ा हुआ था। शायद यह इलाका 100 साल पहले यानी 21वीं सदी के आखिर में ही तबाह हो चुका था। मतलब इस रिसर्च पेपर के हिसाब से ये नालंदा यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी के वहाँ पर आने से 100 साल पहले ही जल चुकी थी। फिलहाल दोस्तों दूसरे बहुत सारे मुद्दों की तरह इस मुद्दे पर भी इतिहास तो बहुत ज़्यादा पेचीदा मतलब उलझा हुआ है, लेकिन वो एक बात जो साफ तौर पर नज़र आती है वो ये है कि वक्त के साथ ये यूनिवर्सिटी ना सिर्फ तबाह और बर्बाद हुई, बल्कि इसकी वजह से ये पूरा इलाका यानी कि भारत देश सैकड़ों साल पीछे भी चला गया। शायद यही वजह है कि वक्त तो गुजरता चला गया, जो भारत के स्कॉलर्स थे वो इस नालंदा यूनिवर्सिटी को कभी भूल ना सके। सन 2006 में इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के सबसे मशहूर वैज्ञानिक यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये आइडिया दिया था कि क्यों ना हम लोगों को हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके पास में ही एक नई मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, जहां पर हम इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के स्टूडेंट को यहां पर आने की दावत दें और वो नालंदा की जो कभी ब्रांड हुआ करता था उसको एक बार फिर से जिंदा करें। उनके इस प्लान पर, उनकी इस ख्वाहिश पर ही नालंदा के प्रोजेक्ट पर बड़ी तेज़ी के साथ काम शुरू हुआ और अब फाइनली सन 2024 का साल आ चुका है तो ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर से बनकर तैयार हो चुकी है, जिसकी सोशल मीडिया पर आप वायरल होने वाली तस्वीरों को भी देख चुके होंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। दोस्तों ये तो थी नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी। बाकी आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय के जरिए से ज़रूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।